वेलकम टू माय चैनल माइक्रोबायोलॉजी विद हुरिया खान। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बताया था, तो उसके 2 पार्ट्स में मैंने उसको कंप्लीट किया था, तो आप वो भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है लेक्चर वो है बैक्टीरियल सेल एंड इट्स टिपिकल ऑर्गेनल्स। हम बैक्टीरिया सेल के बारे में पढ़ेंगे और उसके टिपिकल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। और डिफरेंस लास्ट में मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी कि प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक में डिफरेंस होता क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया लार्ज ग्रुप ऑफ सिंगल सेल प्रोकारियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो है एक इसका बहुत बड़ा ग्रुप है। आपको पता है बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन ये सिंगल सेल होते हैं, इसलिए इनको हम उसको प्रोकारियोटिक कहते हैं। प्रो मतलब पहले, यानी एक सिंगल सेल वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 10 times as many bacteria cells in the human flora as there are human cell in the body। तो ये जो है बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो नॉर्मल फ्लोरा में भी जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे कि इकोलाई, जिसको हम एस्टीरिया कोलाई जिसका पूरा नाम है, जो कि इंटेस्टाइन में रहता है ह्यूमन बीइंग की और डाइजेशन में हेल्प करवाता है। अब हम आ जाते हैं इधर स्ट्रक्चर पर। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो स्मॉलर एंड सिंपलर इन स्ट्रक्चर देन यूकारियोटिक सेल्स विथ नो रिकॉग्नाइजेबल ऑर्गेनल्स। मीन्स इसमें कोई एक मतलब के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, एक साइटोसोल होता है, उसी के अंदर सारे इसके ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। ऑल ऑफ द एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय ऑर्गेनल्स आल्सो टेक प्लेस इन बैक्टीरिया बट दे आर नॉट कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। इसके कोई जो है एक मतलब के ऑर्गेनल्स तो होते हैं, लेकिन कोई भी एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं होता है जिसके तौर पर ये जाने जाएं। इसके बाद आगे हम देखते हैं द स्मॉल साइज सिंपल डिज़ाइन एंड ब्रॉड मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज़ ऑफ बैक्टीरिया अलाउ देम टू ग्रो एंड डिवाइड वेरी रैपिडली एंड टू इनहेबिट एंड फ्लोरिश इन ऑलमोस्ट एनी इन्वायरमेंट। तो इसकी यही कैपेबिलिटीज़ कि ईज़िली जो है इसके अंदर सलाहियत होती हैं ऐसी कि ये ईज़िली जो है क्या होता है, मेटाबोलाइट्स जल्दी से हो जाता है। इसके साइज़ की वजह से ये जल्दी से मल्टीप्लाई कर जाता है, एक जगह से दूसरी जगह एनवायरनमेंट में ईज़िली फैलता है ये। दे वर फर्स्ट सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप बाय एंटोन वॉन लेवनहुक इन 1676। तो इसको फर्स्ट टाइम जो है माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया को किसने देखा था? एंटोनी लेवनहुक ने देखा था। तो इसने किस तरह से ऑब्जर्व किया था? इसने जो है वाटर के रैन ड्रॉप में जो है इसको कोई चीज़ नज़र आई थी जो कि डांसिंग और मूविंग कर रही थी, यानी कि मूव भी हो रही थी और हिल रही थी। तो इसने उसको क्या कह दिया कि ये बैक्टीरिया, इसलिए इसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। As microscope have improved, scientists have come to understand bacterial cell structure better। तो इसी तरह जैसे जैसे इम्प्रूव होता गया मेथड, साइंटिस्ट आते गए और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते गए, तो और ज़्यादा इसके कॉन्सेप्ट को, बैक्टीरिया के कॉन्सेप्ट को, उसके स्ट्रक्चर को देखा, फिर उसको और ज़्यादा क्लियर किया। अब हम बात कर लेते हैं बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर की। तो ऑर्गेनाइज इनटू 3 कैटेगरीज। इसको हम 3 कैटेगरीज में मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है कि आपको ताकि ईजीली समझ आ जाए कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका सेल इनवेलप क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं इसमें जो है साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियाइड्स होते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है, प्लाज्मिड होता है, राइबोसोम्स एंड स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये सारे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में आते हैं। फिर सेल इनवेलप की बात करें तो इसमें आता है सेल मेम्ब्रेन, पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल और एन आउटर लिपिड मेम्ब्रेन। आउटर लिपिड मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ किस में होगी? ओनली फाउंड इन ग्राम नेगेटिव सेल। सिर्फ और सिर्फ लिपिड लेयर कहाँ पर होती है? ग्राम नेगेटिव सेल में। इसलिए बहुत जगह हम जब ग्राम स्टेनिंग की बात करते हैं तो उसमें जो है अल्कोहल की बात करते हैं कि ग्राम नेगेटिव को ग्राम नेगेटिव क्यों कहा जाता है, ऐसी क्या उसमें प्रॉपर्टी होती है। तो उसके अंदर लिपिड होता है, तो लिपिड क्या होता है? अल्कोहल के साथ डिज़ोल्व हो जाता है, मिल जाता है, इसी वजह से यह कलर इतनी जल्दी से नहीं पकड़ता। ठीक है, तो ये ग्राम नेगेटिव की क्वालिटी है लिपिड की वजह से होती है, तो उसके लिपिड लेयर होती है उसमें। अब एक्सटर्नल ऑर्गेनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो है क्या आ जाते हैं? अपेंडिक्स एंड कवरिंग। मीन्स कि जिसकी कवरिंग ऊपर से जो कवरिंग हुई होती है ना बाहर की साइड से, वो तो इसमें आता है फ्लैजिला, फिब्रिया, सेक्स प्लस,
एंड ग्लाइकोकैलिक्स, ये सारे के सारे इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आते हैं। मैं इसकी पिक्चर भी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये ऐसी वर्बली समझा रही हूँ ताकि आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में भी समझ आए और आप नोट्स भी इसके ईज़िली बनाते हो। तो इसलिए आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने बात की है साइटोप्लाज्म की, ठीक है। इसका जो साइटोप्लाज्म, इसको हम साइटोसोल भी कहते हैं, वो है तो पोर्शन ऑफ द सेल दैट लीव्स विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसेंस विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग द जेनेटिक मटीरियल। इसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जेल लाइक मैट्रिक्स होता है, कंपोज ऑफ मोस्टली वाटर। कितना वाटर होता है ये 4/5, ये सारे जो है वाटर की क्वांटिटी लिखी हुई है। एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड गैसेस सब कुछ जो है इसी में आ जाती हैं बैक्टीरिया की। कंटेंट सेल स्ट्रक्चर्स, राइबोसोम, क्रोमोसोम एंड प्लाज्मेट एज वेल एज द कंपोनेंट नेसेसरी फॉर बैक्टीरिया मेटाबॉलिज्म। ये सारी चीज़ें जो है इसके साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होती हैं। इट इज़ रिलेटिवली फीचरलेस बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऑल्दो स्मॉल ग्रेन्यूल्स कैन बी सीन। अब ये भी बता रहे हैं कि उसमें ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। और भी अगर हम इसकी रिलेटिव स्टडी करना चाहें, इसके ऑर्गेनल्स को अंदर से देखना चाहें, तो हमें उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करना पड़ेगा। कैरीज आउट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर द सेल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रेप्लिकेशन। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म होते हैं साइटोप्लाज्म में, जो सेल की ग्रोथ करवाएंगे, बैक्टीरिया की मेटाबॉलिज्म करवाएंगे और उसकी रेप्लिकेशन करवाएंगे। अब दूसरे ऑर्गेनल की बात कर लेते हैं। तो दूसरा ऑर्गेनल यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियाइड्स। आपको पता है यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये एक फोल्स न्यूक्लियस जिसको कहते हैं न्यूक्लियाइड्स होता है। Unlike the eukaryotic root cells, bacteria do not have a membrane enclosed nucleus। मैंने बताया आपको, वही चीज़ें बता रहे हैं पॉइंट में कि इसमें कोई भी मेम्ब्रेन इनक्लोज न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। द न्यूक्लियाइड इज़ अ रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर द क्रोमोसोमल डीएनए इज लोकेटेड। तो ये न्यूक्लियाइड ही होता है जहाँ पर डीएनए होगा ना, तो आप बस समझ जाएं कि वो पोर्शन इसका न्यूक्लियाइड पोर्शन है। क्योंकि यहाँ पर जो है इसके मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते, तो सारे के सारे उसके ऑर्गेनल्स साइटोसोल में ही मौजूद होते हैं। तो कोई हम इस तरह से इसको रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि क्या कौन सा ऑर्गेनल है, कौन सा ऑर्गेनल्स है। तो इसकी इन्होंने एक जो है आइडेंटिफिकेशन बता दी कि डीएनए जो डीएनए वो न्यूक्लियाइड पोर्शन है। अब यहाँ पर आ जाते हैं। इट इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस बट सिंपली एन एरिया ऑफ द साइटोप्लाज्म वेयर द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर फाउंड। तो जहाँ पर भी डीएनए की स्ट्रैंड फाउंड होंगी, इट्स मीन वो कौन सा एरिया है, वो न्यूक्लियस का यानी न्यूक्लियाइड का एरिया है बैक्टीरिया सेल में। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल्स की। तो नेक्स्ट ऑर्गेनल हमारे पास है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। आपको पता है प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं इसको हम। कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। हमें पता है राइबोसोम हमेशा आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। एपेंडेड इन साइटोप्लाज्म ऑफन ग्रुप इन लॉन्ग चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स। तो ये एक लॉन्ग चेन में मौजूद होता है जिसको हम पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं, यानी कि राइबोसोम की यूं मतलब इस तरह के फॉर्म में जो है छोटे छोटे फॉर्म में पूरी चैन होती है, तो उसको हम पॉली कह लेते हैं। पॉली मतलब क्या होता है, मैनी। गिव द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया a granular appearance in endoplasmic reticulum। अच्छा, इसमें जो है ग्रेन्यूल फॉर्म में जो है होता है ना, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, ये यूरोकार्टिक का जो है वो है ऑर्गेनल है, लेकिन यहाँ पे ग्रेन्यूल्स होती हैं जो उसका वाला फंक्शन को परफॉर्म कर रही होती हैं। स्मॉलर देन द राइबोसोम्स हैव अ सिमिलर फंक्शन इन यूरोकार्टिक सेल। वही चीज़ जो मैंने आपको बता चुकी हूँ। बैक्टीरियल राइबोसोम्स हैव सेडिमेंटेशन रेट ऑफ 78। अच्छा, इसकी सेडिमेंटेशन होती है भाई कि 78 राइबोसोम है, ठीक है। अच्छा, ये 70S बन कैसे रहा है, दियर सब यूनिट्स है रेट्स ऑफ 30S एंड 50S। 50S को मिलाएंगे तो 70S राइबोसोम बनेगा। तो एस किसको शो कर रहा है, एक्स जो है वो यूनिट को शो कर रहा है। देखिए मैंने आगे बताया हुआ, द यूनिट यूज टू सेडिमेंटेशन वेलोसिटी इज सेडबर्ग। सेडबर्ग जो है एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसके यूनिट को मेजर किया था, इसलिए उसका नाम ही एस रख दिया, 70S जो है। दे ट्रांसलेट द जेनेटिक कोड फ्रॉम द मॉलिक्यूलर लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है जेनेटिक कोड को मॉलिक्यूलर लैंग्वेज में, यानी कि न्यूक्लिक एसिड के थ्रू जो है ये क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, यानी कि उसकी लैंग्वेज को ये ट्रांसलेट करवाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है, तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगी।
अच्छा, ये आगे देखते हैं। टू डेट ऑफ अमाइनो एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो ये क्या बनाता है? प्रोटीन्स बनाता है, जिसको हम किसी भी सेल का बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। अब बात करते हैं हम। बैक्टीरियल राइबोसोम्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ eukaryotic but are smaller and have a slightly different composition and molecular structure। तो ये बता रहे हैं कि यूरोकार्योटिक से जो है आप डिफ्रेंशिएट भी करते जाएं, क्योंकि मैंने हर ऑर्गेनल में एक डिफरेंट बताया कि यूरोकार्योटिक में इस तरह होता है, प्रोकार्योटिक में इस तरह होता है। तो आप थोड़ा सा इसमें भी डिफरेंट करते जाएं कि इसका जो है राइबोसोम छोटा होता है, उन दूसरों का बड़ा होता है। बैक्टीरियल राइबोसोम्स आर नेवर बाउंड टू अदर ऑर्गेनल्स एज दे समटाइम्स आर बाउंड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन यूरोकार्योटिक्स। देखिए, मैंने आपको बताया चुकी हूँ पहले कि राइबोसोम्स जो है, अगर हम बात करेंगे यूरोकार्योटिक सेल की, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाउंड होगा, लेकिन इसमें नहीं होता, प्रोकार्योटिक में नहीं होता। बट आर फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म में आपको डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में नजर आएगा। There are sufficient difference between bacterial ribosomes and eukaryotic ribosomes that some antibiotics will inhibit the functioning of bacterial ribosomes but not the eukaryotics, thus killing bacteria but not the यूरोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म दे आर इन्फेक्टिंग। अच्छा, ये बता रहे हैं कि जो है ये इन्फेक्टिंग फॉर्म में काम नहीं करेगा। मीन्स कि ये जो है प्रोटीन फैक्ट्री है, तो सिर्फ ये प्रोटीन बनाने का ही काम करेगा। ये अगर ऑर्गेनल में, यानी कि ये अगर इस बैक्टीरिया सेल में बहुत जगह मौजूद भी है, तो ये किसी दूसरे ऑर्गेनल को हार्म नहीं पहुँचाएगा। अब हम बात करते हैं आगे वाले पॉइंट की। स्ट्रेप्टोमाइसिन बाइंड्स 70S ribosome and stop protein synthesis, but it cannot bind 80X ribosomes of eukaryotics and thereby eukaryotic cell remains unaffected। अच्छा, अब स्टेप्टोमाइसिन क्या है? ये एक एंटीबायोटिक की जो है एंटीबायोटिक है, जो किसके साथ बाइंड कर जाती है? 70S राइबोसोम के साथ। जब ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा तो जाहिर सी बात है प्रोटीन तो सिंथेसाइज होगा ही नहीं, क्योंकि इसको इनहेबिट कर देगा बैक्टीरिया को। तो लेकिन यूरोकार्योटिक में क्या होता है? इसमें 70S नहीं होता, 80S राइबोसोम होता है, जो कि बाइंड नहीं करता और ना ही इफेक्टेड होता है किसी भी इस वाली एंटीबायोटिक से। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनल्स की तरफ, जिसका नाम है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड एक वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल ऑर्गेनल्स इन बैक्टीरिया because they perform the number of functions which are important for bacterial cell activity। so अब हम इसको देख लेते हैं। Plasmids and associated traits can be transferred between bacteria even from one bacteria species to another। प्लाज्मिड जो है ना, वो जैसे कि एक जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, या फिर वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाता है। इसी तरह प्लाज्मिड भी एक जो है जेनेटिक मटेरियल टाइप ही एक ऑर्गेनल होता है, जो एक से दूसरे उसमें जा सकता है, मतलब कि एक से दूसरी स्पीशीज़ में ट्रांसफ़र हो सकता है बैक्टीरिया के। प्लाज्मिड आर नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, ये कोई रिप्रोडक्शन नहीं करवाता। प्लाज्मिड रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द क्रोमोसोम्स, इसको जो है क्रोमोसोम की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि डीएनए को होती है, ये इंडिपेंडेंटली ही भी रिप्लिकेट कर जाता है। प्लाज्मिड आर पास टू अदर बैक्टीरिया बाय टू मीन्स। अच्छा, ये दो तरह से पास हो सकता है। For most plasmid types, copies in the cytoplasm are passed on two daughter cells during binary fusion। अब जब बाइनरी फ्यूजन का प्रोसेस होता है बैक्टीरिया के अंदर, ये उस वक्त भी जो है इसकी कॉपीज़ बनेंगी और एक से दूसरे में बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। अदर टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड फॉर्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एट द सरफेस कॉल्ड अ पिलस। और कुछ जो है पिलस टाइप के प्लाज्मिड्स होते हैं, जो कि ट्यूब लाइक जिनका स्ट्रक्चर होता है। डेट पासिस कॉपीज़ ऑफ द प्लाज्मिड टू अदर। अब वो क्या अपनी जैसी कॉपीज़ को पास करेंगे। तो इसमें प्लाज्मिड की टाइप्स भी बताई हुई हैं और प्लाज्मिड भी बताया हुआ है आपको। बैक्टीरिया ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन अ प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया एक्सचेंज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जब बैक्टीरिया अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को चेंज कर रहा होगा, उस वक्त भी ये एक से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, अपनी कॉपीज़ को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। Plasmids have been shown to be instrumental in the transmission of special properties such as antibiotic drug resistance to heavy metals, and
वायलेंस फैक्टर्स नेसेसरी फॉर इन्फेक्शन ऑफ एनिमल और प्लांट होस्ट। तो ये जो है एक तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि एक रेजिस्टेंस को कवर करते हैं। किस तरह से कवर करेंगे, मीन्स कि ये जो है एज अ रेजिस्टेंस भी काम करते हैं बैक्टीरियल सेल के लिए। किसी भी अगर इन्फेक्शन कर रहा हो, इन्फेक्ट करना हो एनिमल को या प्लांट को, जो इसका होस्ट होती है, उसमें भी बड़े काम आते हैं। The ability to insert specific genes into plasmid have made them extremely useful tools in the area of genetic engineering, RNA technology। तो ये जो है एक अब नाउ डेज इस पर बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, और इसमें जो है ये भी सलाहियत होती है कि अगर हम इसका स्पेसिफिक जीन जो है प्लाज्मिड के अंदर डाल देंगे किसी भी का, ठीक है, तो ये जो है एक बहुत ही यूज़फुल टूल बन जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग की, मतलब कि एज ए जेनेटिक मटेरियल ही काम करेगा, जैसे कि डीएनए काम करता है। तो ये इस तरह से एक बहुत यूज़फुल चीज़ है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट अभी इस पे काम कर रहे हैं कि इसके थ्रू भी हम डिफरेंट बैक्टीरिया को, जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ को कॉज करवाते हैं, उनको भी जो है रिकवर कर सकें इसके थ्रू। स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं इसको हम, सही है। कंटेन जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और वायलेंस, यानी कि ये जो वायरस वगैरह होते हैं या फिर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इसके लिए भी जो है ये काम आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर के पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन भी पढ़ लेते हैं कि स्ट्रक्चर में है क्या। सिमिलर टू मोस्ट बैक्टीरिया क्रोमोसोम बट कंसीडरेबली स्मॉलर, इसका स्मॉलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बैक्टीरिया सेल तो होता है, लेकिन इसके अंदर जो प्लाज्मिड है उसका स्मॉलर होता है। प्लाज्मिड आर कॉन्वेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए, जिसको हम सीसीसी मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है सीसीसी की, कॉन्वेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए भी कहा जाता है इसको। इन अ फ्यू स्पीशीज लीनियर प्लाज्मिड हैव बी फाउंड, कुछ में जो है लीनियर होता है, कुछ में जो है सर्कुलर होता है। ये जो है बैक्टीरिया की स्पीशीज़ पर डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशी है, ठीक है। अब साइज़ की बात करें तो क्रोमोसोमल डीएनए इज टिपिकली अबाउट 4000 केबी, केबी इसको सिर्फ मेजरिंग यूनिट है इसका, ठीक है। प्लाज्मिड डीएनए रेंजेस फ्रॉम 1 to 200 केबी, यानी कि इतनी इसकी रेंज होती है। नंबर ऑफ प्लाज्मिड कितने बना सकता है, 1 to 700 कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड इन अ सेल, यानी कि सेल के अंदर, एक भी सेल के अंदर ये अपनी इतनी ज़्यादा कॉपीज़ को बना सकता है। तो ये बहुत बड़ा प्रोटेक्शन का काम परफॉर्म करता है बैक्टीरिया सेल के अंदर। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं आगे इसकी प्लाज्मिड के फंक्शन की बात करेंगे। तो प्लाज्मिड जो है फंक्शन अपने किस तरह से परफॉर्म करता है वो भी हम देख लेते हैं। Plasmid function. The function of plasmid is not always known, but they are not normally essential for survival of host, although their presence generally gives the host some advantages. अच्छा, ये क्या करती है, ये जो बैक्टीरिया होता है ना उसको एज अ रेजिस्टेंट काम करता है। तो यानी कि इसका जो मेन फंक्शन है ना वो रेजिस्टेंस ही देना है बैक्टीरिया में, कि कोई भी बैक्टीरिया को हार्म नहीं पहुंचा सके। एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस होती है। अब जब हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो सम प्लाज्मिड्स कोड फॉर प्रोटीन डेट डिग्रेड एंटीबायोटिक्स, अ बिग एडवांटेज फॉर पैथोजेंस। अच्छा, पैथोजेन का एक बिग एडवांटेज इसमें क्या बता रहे हैं कि ये क्या करता है, प्लाज्मिड प्रोटीन को जो है वो कोट करवा देता है, ठीक है। कोट करवाता है जैसे कि डीएनए काम करता है, लेकिन प्लाज्मिड जो है वो कोट कर देता है, ठीक है। फिर जो है इसको ये प्रोटीन जो है वो डिग्रेड करता है एंटीबायोटिक्स को, जो वो प्रोटीन बना रहा है प्लाज्मिड। तो ये एक बिग एडवांटेज है किसी भी पैथोजीन का, यानी कि पैथोजीन से रिकवरी का बैक्टीरिया के लिए। सब इन कोड फॉर प्रोटीन विच कन्फर वायलेंस फैक्टर्स ऑन द होस्ट। फॉर एग्जाम्पल इकोलाई प्लाज्मिड, यानी इसका नाम बता रहे कि किस तरह कौन से प्रोटीन को या किस तरह से ये जो है कोड करेगा। ENTP307 ये जो है एक प्लाज्मिड का नाम है। फॉर एन एंट्रोटॉक्सिन विच मैक्स इकोलाई पैथोजेनिक। अब देखो, अब अगर इकोलाई के लिए कोई भी पैथोजेनिक चीज़ है ना, तो उसके लिए ये एक प्लाज्मिड है जो उसके लिए वर्क करेगा, उसके लिए काम करेगा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे फंक्शन की इसकी। तो एक कंजुगेटिव प्लाज्मिड होता है। कंजुगेटिव प्लाज्मिड क्या होता है, दीज अलाउ एक्सचेंज ऑफ डीएनए
बिटवीन बैक्टीरियल सेल। तो ये क्या करता है, ये एक्सचेंज करता है डीएनए को किसमें से, बैक्टीरियल सेल्स में से। यानी कि कंजुगेटिव प्लाज्मिड क्या करवाता है, जो डीएनए जो होते हैं ना, यानी जेनेटिक मटेरियल, उसकी एक्सचेंज करवाता है, एक्सचेंजेस करवाता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरियल सेल में। तो आज की जो है मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। इंशाल्लाह मैं दूसरे ऑर्गेनल्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जितना नॉलेज आगे बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएँ, ताकि इससे हम जिस तरह फ़ायदा उठा रहे हैं दूसरे भी उठा सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।